वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो आइए अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। यूकैरियोट्स में क्या क्या आते हैं? प्रोटिस्ट आते हैं, प्रोटिस्टा आता है, प्लांट्स आता है, एनिमल्स आता है, फंजाई आता है। यानी आपका मोनेरा को छोड़ के सारे आते हैं। मोनेरा आपका प्रोकैरियोट में आता है। In eukaryotic cell, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane-bound organelles। देखिए, ये आपका सेल हो गया, ठीक है। सेल में आपके क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। उससे नीचे मतलब न्यूक्लियस से ही लगा हुआ ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। फिर उसके नीचे गोल्जी बॉडी होती है, उसके नीचे लाइसोसोम होता है। तो ये स्ट्रक्चर आपका यूकैरियोट का हो गया। तो ये बेसिकली कंपार्टमेंट में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो यही कहा गया है कि यूकैरियोट में क्या होता है, जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो कंपार्टमेंट में डिवाइड होते हैं, यानी उनका साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। और प्रोकैरियोट में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जब प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनल्स ही नहीं होंगे तो कैसा कंपार्टमेंट होगा। यूकैरियोटिक सेल possesses a organized nucleus with a nuclear envelope। यूकैरियोट में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप होती है। और प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस ही नहीं होता तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होगी ही नहीं। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। अब क्या होता है कि जो यूकैरियोट में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, क्रोमोसोम में होते हैं। और वहीं प्रोकैरियोट में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? न्यूक्लियस में नहीं होता, वैसे ही पड़ा होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाता है, तो वो सेल में ऐसे ही पड़ा रहता है। और ये जो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट होता है यूकैरियोट में, और ये हेल्प करता है किसमें? लोकोमोशन में। और प्रोकैरियोट में ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल। जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है। जैसे प्लांट में कोई चीज़ पाया जा रहा है तो वो एनिमल्स में भी पाए जाएंगे वो सारे सेल्स, तो ऐसा आइडेंटिकल नहीं होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर possesses cell wall plastid and are large vacuoles which are absent in animals. On the other hand, animal cell have a centrioles which are absent in almost the all the plant cell। देखिए, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होता है, क्या एब्सेंट होता है? देखिए, लार्ज वैक्यूल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, वहीं एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में वही एब्सेंट होते हैं। सेंट्रोइल्स एब्सेंट होता है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होते हैं, और ये हेल्प करते हैं आपका सेल डिवीज़न में। देखिए, जो सेंट्रोइल्स होता है वो एब्सेंट होता है मोस्ट ऑफ द प्लांट में, मतलब प्लांट सेल के मोस्ट ऑफ प्लांट में एब्सेंट होता है, लेकिन एल्गा एक ऐसा है जिसमें प्रेजेंट होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्लांट सेल में सेंट्रोइल्स पूरे एब्सेंट होते हैं, किसी न किसी में पाया जाता है, जैसे कि एल्गा में पाया जा रहा है यहाँ पे। तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं, जो हमारा है सेल मेम्ब्रेन। The detailed structure of membrane was studied only after the advent of the electron microscope in 1950। देखिए, 1950 में डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में हमें सेल मेम्ब्रेन के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में पता चला। किस वजह से? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ या डिस्कवरी हुई। देखिए, जो आपका सेल मेम्ब्रेन है उसको हम नॉर्मली माइक्रोस्कोप से थोड़ी देख सकते हैं, उसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। तो 1950s में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए तो सेल मेम्ब्रेन की डिटेल स्ट्रक्चर हो पाई। मीनवाइल केमिकल स्टडी ऑन द सेल membrane, especially in the human red blood cell, enable the scientists to reduce the possible structure of plasma membrane। फिर क्या हुआ? कुछ केमिकल स्टडीज़ की गई सेल मेम्ब्रेन पे, स्पेशली किस पे किया गया? ह्यूमन रेड ब्लड सेल पे किया गया, जिससे कि साइंटिस्ट ने पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पता लगाया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए, यहाँ पे ह्यूमन की आरबीसी को ही क्यों लिया गया केमिकल स्टडी करने के लिए? क्योंकि क्या होता है कि ह्यूमन आरबीसी में सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? नहीं पाए जाते हैं। उसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन पाया जाता है, बाकी कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं।
तो केमिकल स्टडी करना आरबीसी पे बहुत बढ़िया से ये पता चल जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पॉसिबल स्ट्रक्चर कैसा है। दिस स्टडी शोज दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो बेसिकली ये पता चला कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो किससे बनी है, लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई है। द मेजर लिपिड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन बाईलेयर। देखिए जो आपका लिपिड्स होता है वो बाईलेयर में अरेंज्ड रहता है, जैसे कि आपकी डायग्राम में देख लीजिए, ये आपका एक लेयर हो गया, ये आपका दूसरा लेयर हो गया, तो ये मतलब बाईलेयर में है, ठीक है। Also the lipid are arranged within the membrane with the polar head towards the outside and the hydrophobic tails towards the inner side। देखिए जैसे ये आपका हो गया लिपिड, ठीक है, तो जो इसका हेड होगा वो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है, वाटर लविंग, जो वाटर से मतलब लव करता है। और हाइड्रोफोबिक क्या हो गया, वाटर हेटिंग, जो वाटर को पसंद नहीं करता, ठीक है, वाटर हेटिंग हो गया, ठीक है। ये इसलिए होता है कि अभी आगे हम पढ़ेंगे, दिस एंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। देखिए जो नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर आपका ये होता है जो वाटर हेटिंग होता है, नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये प्रोटेक्ट करता है जैसे कि एक्वस एनवायरनमेंट से, जैसे कि वाटर से, ठीक है। ये वाटर हेटिंग है तो अपने आप को वाटर से प्रोटेक्ट करेगा कि वाटर मेरे पास ना आए। और ये जो आपका हाइड्रोफिलिक है ये वाटर लविंग है, तो ये चाहेगा भाई कि वाटर आए, मैं तो पानी में ही रहूँ, ये तो यही चाहेगा ना। तो ये खुद को प्रोटेक्ट करता है इसकी टेल कि वाटर इसके अंदर ना आ पाए या फिर ये वाटर इसको टच ना कर पाए। This addition to phospholipid membrane all contain cholesterol। देखिए आपका जो ये येलो कलर का है, ये आपका वैसे तो जो लिपिड होता है वो ऐसे होती हैं बाइलेयर स्ट्रक्चर, लेकिन जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है वो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो इसी को आप बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल। Later, biochemical investigation clearly revealed that the cell membrane also possesses protein and carbohydrate। बायोकेमिकल स्टडी के बाद यानी बायोकेमिस्ट्री के स्टडी के बाद हमको यह पता चला कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। जो रेशियो होता है प्रोटीन और लिपिड का वो क्या होता है, डिफरेंट होता है हर एक सेल में, ठीक है। डिफरेंट सेल में इसका रेशियो भी डिफरेंट होगा। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, द मेम्ब्रेन ऑफ द इरेथ्रोसाइट, इरेथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल है अपना, उसमें क्या होता है अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन होते हैं, 40% लिपिड होता है, ठीक है। और ये डिफरेंट सेल में वेरी करता है इसका रेशियो, यानी अगर 52% हमारे आरबीसी है तो दूसरे में थोड़ी 52% होगा, उसमें कुछ दूसरा होगा, चेंज होगा, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है जो आसानी से जिसको निकाला जा सके। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासीफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। किसके बेसिस पे, किसके डिपेंड पे, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी जिस चीज़ को आसानी से निकाला जा सके उसके बेसिस पे प्रोटीन को क्लासीफाई किया गया इंटीग्रल एंड पेरिफेरल पे। जो पेरिफेरल प्रोटीन होती हैं वो लाई करती हैं सरफेस पे ऑफ द मेम्ब्रेन, और जो इंटीग्रल होती हैं वो क्या होती हैं, बरीड होती हैं इन द मेम्ब्रेन, बरीड होती हैं या फिर एम्बेडेड होती हैं, मतलब उसी में धसी हुई होती हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, आपका पेरिफेरल प्रोटीन है ये सरफेस पे है, आपने अभी पढ़ा कि जो सरफेस पे होती हैं, और ये इंटीग्रल है जो कि एकदम उसी में बरीड है, एम्बेडेड है, धसी हुई है, एकदम उसी में घुसी हुई हैं, ठीक है। ये आपका फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है, 2 लेयर इसमें है। ये आपका कोलेस्ट्रॉल, ये मैंने बता दिया। और जो पेरिफेरल प्रोटीन के ऊपर लगी हुई हैं वो क्या है, आपकी शुगर है। तो आपके ये हो गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। An improved model of structure of plasma membrane was proposed by Singer and Nicholson 1972, widely accepted as fluid mosaic model। देखिए अब जो
इम्प्रूव करके जो मॉडल दिया गया था सेल मेम्ब्रेन का, वो किसने दिया था? सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया था। किस में दिया था? 1972 में। और उसको एक्सेप्ट किया गया था कैसे? एज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। देखिए मोज़ेक क्या होता है? मोज़ेक जैसे हो गया आपका लिपिड और आपका प्रोटीन से बना हुआ। जैसे मोज़ेक का मतलब हम कहेंगे टू डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो आपके सेल मेम्ब्रेन में दो डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या है? लिपिड और प्रोटीन है। तो वही हो गया फ्लूइड, फ्लूइड यानी लिक्विड, मोज़ेक मतलब टू डिफरेंट स्ट्रक्चर, और मॉडल तो आपको पता ही मॉडल क्या होता है। तो जो मोस्टली एक्सेप्टेड मॉडल था वो क्या था? आपका सेल मेम्ब्रेन था। वो क्या था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। किसके द्वारा दिया गया था? सिंगल एंड निकोल्सन के द्वारा दिया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाई लेयर। देखिए क्वासी फ्लूइड क्या होता है? क्वासी फ्लूइड ये होता है जिसमें क्या होता है? सॉलिड हो और जिसमें लिक्विड हो, यानी सॉलिड्स भी हो उसमें और लिक्विड भी हो। जैसे क्वासी फ्लूइड आपका क्या होता है? जैसे कोई चीज़ सॉलिड तो वो सॉलिड ही ना हो, केवल केवल उसमें सॉलिड भी पाया जा रहा हो, लिक्विड भी पाया जा रहा हो, ठीक है, तो उसे हम क्वासी फ्लूइड कहते हैं। मतलब आधा आपका सॉलिड हो और आधा आपका लिक्विड यानी फ्लूइड हो, ठीक है, उसे हम क्वासी फ्लूइड कहते हैं। तो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है किसका? लिपिड का। लेटरली मूवमेंट होता है प्रोटीन का। देखिए जैसे कि आपका ये हो गया, प्लेट हो गई आपकी, इस प्लेट में आपका क्या है? गुलाब जामुन पड़ा हुआ है, उसमें एक चाशनी है, ठीक है। तो लेटरल मूवमेंट क्या होता है? जब आपका गुलाब जामुन थोड़ा सा हिलेगा तो उसी को हम लेटरल मूवमेंट कहेंगे। जितना फ्लूइड होगा यानी जितनी चाशनी होगी उतना आपका गुलाब जामुन हिलेगा। तो ये जो फ्लूइड हो गया या ये चाशनी होगी, ये क्या होगी? ये लिपिड होगी आपकी। और जो प्रोटीन इसमें हिल रहे हैं, लेटरल मूवमेंट शो कर रहे हैं, ये आपका गुलाब जामुन हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें आपका लिपिड चाशनी हो जाता है, और फिर जो आपका गुलाब जामुन है वो हो जाता है आपका प्रोटीन, और गुलाब जामुन जैसे लिक्विड में या चाशनी में हिलता है उसी को हम लेटरल मूवमेंट कहते हैं। लेटरल मूवमेंट शो करता है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं आगे। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। और ये जो घूमने की इसकी एबिलिटी है ये किससे मेज़र करते हैं भाई? फ्लूइड से। जितना लिक्विड होगा उतना ही इसकी घूमने की संभावना ज़्यादा है। अभी यहाँ पे लिक्विड कम हो और कई सारे गुलाब जामुन हो तो ये हिल पाएंगे? बिल्कुल नहीं हिल पाएंगे। तो जितनी आपकी फ्लूइडिटी होगी यानी लिक्विड होगा उतना ज़्यादा इसकी चांसेस है कि ये लेटरल मूवमेंट शो करेंगे आपके प्रोटीन। The fluid nature of membrane is also important from the point of view of functions like cell growth, formation of intercellular junction, secretion, endocytosis and cell division। देखिए जो ये फ्लूइड होता है, फ्लूइड नेचर होता है मेम्ब्रेन का, वो इम्पॉर्टेंट होता है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फंक्शंस के। उसमें क्या होता है? जैसे सेल की ग्रोथ होती है। सेल की ग्रोथ आपको पता है, कोई भी सेल ग्रो कर रहा है, अगर उसको फूड और न्यूट्रिशन मिल रहा है तो भाई जाहिर सी बात है वो सेल क्या करेगा? ग्रो करेगा। उसके बाद से इसमें दिया गया फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। इंटरसेलुलर जंक्शन क्या होता है? कि दो सेल के बीच में जो ज्वाइनिंग होती है उसी को हम इंट्रासेलुलर जंक्शन कहते हैं। फिर आता है आपका सेक्रीशन। सेक्रीशन क्या होता है? जैसे कि किसी वेस्ट मटेरियल को या फिर प्रोटीन को हम सेल से बाहर निकालते हैं, ये वेस्ट मटेरियल हो गया या फिर आपका प्रोटीन हो गया, इसको बाहर निकालेंगे तो इसी को हम क्या कहेंगे? सेक्रीशन कहेंगे। और एंडोसाइटोसिस क्या हो गया? कि हम किसी चीज़ को ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कि क्या ले रहे हैं हम? हमारा एंट्री हो रहा है फूड का, फूड की एंट्री हो रही है तो उसको हम एंडोसाइटोसिस कहेंगे। One of the most important functions of the plasma membrane is the transport of molecules across it। जो एक मोस्ट ऑफ द फंक्शंस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो क्या है? मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होना, यानी कोई भी चीज़ जैसे वाटर आना, H2O आ गया आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो फंक्शन हो गया। उसके बाद से आपको ये पता होगा कि जो आपका मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ इट। जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये मैंने पहले आपको सेकेंड वीडियो में ही बता दिया था, ये आपकी सेल वॉल हो गई, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया।
ये क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, यानी सेल वॉल के अंदर तो सब कुछ आ सकता है, जैसे वाटर आ गया, आपका सॉल्यूट आ गया, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं आ सकती, केवल सेलेक्टिव थिंग्स आएंगे, सेलेक्टिव चीज़ें आएंगी। जैसे कि आपका सॉल्यूट है तो कुछ ही सॉल्यूट जो कि सेलेक्टिव होगा, जो कि ज़रूरी होगा, वही आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से तो सब कुछ जा सकता है भाई, वाटर जा सकता है, सॉल्यूट जा सकता है, कुछ भी मिनरल्स जा सकते हैं, कुछ भी जा सकता है, लेकिन जो सॉल्यूट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ही मात्रा में या फिर सेलेक्टिव जो ज़रूरी होगा वही जाएगा, सारे नहीं जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है टू सम मॉलिक्यूल, यानी कुछ मॉलिक्यूल में। ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ भी अंदर नहीं जाने देगा, और ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ अंदर जाने देगा, ठीक है, सेलेक्टिव थिंग्स को, सेलेक्टिव चीज़ों को अंदर जाने देगा। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन बी मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, कोई भी चीज़ अंदर से बाहर आ रही है, उसमें एनर्जी नहीं लग रही है, आपका एटीपी नहीं यूज़ हो रहा है, तो उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। और वहीं पे अगर कोई भी चीज़ आपका बाहर से अंदर आ रही है, उसमें एनर्जी आपकी एटीपी लग जा रही है, तो उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे, और जिसमें एनर्जी नहीं लग रही उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। तो ये चीज़ आपको अभी आगे भी पढ़ाया जाएगा, ये तो आपका क्लास 11th है, जहाँ पे अभी आप बेसिक से पढ़ेंगे, आगे चल के आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न, पैसिव ट्रांसपोर्ट, सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, ये सब आप अच्छे से पढ़ेंगे। न्यूट्रल सोल्यूट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूज़न। देखिए जो न्यूट्रल सॉल्यूट होते हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं, मतलब वो न्यूट्रल होते हैं, तो मेम्ब्रेन के अंदर सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू आते हैं। सिंपल डिफ्यूज़न आपको पता होगा, सिंपल डिफ्यूज़न होता है कि जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आता है। ये आप न्यूरॉन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा सोडियम पोटेशियम पंप। उसमें अच्छे से बताया गया है कि कोई भी चीज़ या सोडियम पोटेशियम कैसे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन कैसे जाता है। जैसे यहाँ पे ये हो गया आपका हायर कंसंट्रेशन, यहाँ से कोई भी चीज़ लोअर कंसंट्रेशन में आएगी तो वो क्या होगा, आसानी से आ जाएगी, उसमें कोई एनर्जी नहीं यूज़ होगा, कोई एटीपी नहीं लगेगा, ठीक है। तो हायर कंसंट्रेशन से कोई भी चीज़ लोअर कंसंट्रेशन आसानी से चली जाती है। तो वही चीज़ बताया गया है, जो न्यूट्रल सोल्यूट होता है मे मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न यही है जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आती है, अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसी को हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। वाटर भी मूव कर सकता है इस मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूज़न इज ऑस्मोसिस। और डिफ्यूज़न आपको अभी बताया क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन कोई भी चीज़ आ रही है उसी को हम सिंपल डिफ्यूज़न कहते हैं। तो वाटर भी आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन आ रहा है डिफ्यूज़न के प्रोसेस से, तो उसको हम ऑस्मोसिस कहेंगे। ऑल द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड। जैसे कि जो भी मतलब है पोलर मॉलिक्यूल्स है वो पास नहीं हो सकती नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से। ये आपका क्या होगा, ये नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आसानी से थोड़ी पास हो सकती है। नॉन पोलर क्या होता है, जिस पे चार्ज होती हैं, ठीक है। सॉरी, ये आपका पोलर है, ये आपका पोलर है, ये आपका नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, जिस पे चार्ज नहीं होती, और पोलर क्या होता है, जिस पे चार्ज होती हैं। तो कोई भी चीज़ पोलर मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकता थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन। उसके लिए क्या रिक्वायर होगा, कैरियर प्रोटीन रिक्वायर होगा ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर प्रोटीन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जैसे कि कोई भी पोलर मॉलिक्यूल है वो पास नहीं हो पाएगा नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से, तो उसके लिए क्या रिक्वायर होगा, प्रोटीन की ज़रूरत होगी। और वो प्रोटीन क्या होती है, इंटीग्रल प्रोटीन होती है, तो वो कैरियर का काम करेगी, वो उसको ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगी। A few ions
और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब यहाँ पे क्या है, कुछ आयंस जो होते हैं या कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन के बाहर। यहाँ पे अक्रॉस द मेम्ब्रेन कहा जा रहा है, वहाँ पे अगेंस्ट द मेम्ब्रेन कहा जा रहा था, ठीक है। अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब क्या होता है, ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन को जाएंगे। जैसे आपका ये है, यहाँ पे तो हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है। तो अब क्या होगा, कुछ आयंस जो होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को जाएंगे। तो जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को जाएंगे तो हमें कुछ एनर्जी की ज़रूरत होगी। भाई हम लोअर कंसंट्रेशन से जब जा रहे हैं तो हमें एनर्जी तो लगेगी हायर कंसंट्रेशन में जाने के लिए, आसानी से थोड़ी जा सकते हैं। तो हमें एटीपी की ज़रूरत मिलेगी, फिर यहाँ पे एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो सच ट्रांसपोर्ट, ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस इन विच एटीपी इज़ यूटिलाइज एंड दिस इज़ कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जिसमें एटीपी यूटिलाइज होता है, एटीपी की ज़रूरत लगती है, उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे कि आपका सोडियम एंड पोटेशियम पंप हो गया। ये सोडियम और पोटेशियम पंप आपको न्यूरॉन चैप्टर में पढ़ाया जाता है। बेसिकली वहाँ पे पढ़ना इसका बहुत ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डिटेल में बताया गया है। यहाँ पे आपको बेसिक थिंग्स बताई जा रही है, यहाँ पे डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप सेल चैप्टर इसीलिए सबसे पहले पढ़ाया जाता है आपको 11th में, कि ये जो है ये आपका बेसिक है। यहाँ से आपके क्लास 11th की शुरुआत होती है। पूरे क्लास 11th की बुक में जितना भी चैप्टर है आपको यही सब घूम फिरा के बताया जाएगा कि सेल वॉल में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद पोटेशियम पंप, सोडियम पंप, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो इसी के साथ आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा टॉपिक भी पढ़ लेते हैं, सेल वॉल। एज यू मे रिकॉल, अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल फॉर्म एन आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट। देखिए आपको पता है ये आपका सेल वॉल है, उसके अंदर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग होती है, मतलब वो डेड होती है। और क्या होता है, सेल वॉल की आउटर कवरिंग होती है, यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो आउटर कवरिंग क्या होगी, सेल वॉल होगी। और ये रिजिड होती है, यानी बहुत कठोर या फिर ठोस होती है। उसके बाद से ये किस में पाई जाती हैं, फंजाई में पाई जाती हैं, प्लांट्स में पाई जाती हैं। सेल वॉल not only give shape to the cell and protect the cell from mechanical damage and infection। तो सेल वॉल होती हैं वो केवल शेप नहीं देती हैं सेल को, वो प्रोटेक्ट करती हैं मैकेनिकल डैमेज से या फिर कोई इन्फेक्शन से। इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिज़ायरेबल माइक्रोमॉलिक्यूल्स। और ये क्या प्रोवाइड करती हैं, सेल टू सेल इंटरेक्शन, यानी एक सेल से दूसरे सेल का इंटरेक्शन, और माइक्रोमॉलिक्यूल्स यानी अनडिज़ायरेबल कोई भी माइक्रोमॉलिक्यूल्स है, वायरस है या फिर कुछ भी है, उसको अंदर आने से। एल्गी हैव अ सेल वॉल। एल्गी के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेन, मैनेज एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। अब जो एल्गी की सेल वॉल है किससे बनी है, सेलुलोज से, गैलेक्टेन से, मैनेज से, मिनरल से और कैल्शियम कार्बोनेट से। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है और पहले भी पूछा जा चुका है। तो ये चीज़ याद रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। वाइल इन अदर प्लांट, जबकि अदर प्लांट्स में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ, ये किससे बनी होती है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। तो ये लाइन, ये पैराग्राफ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज, गैलेक्टेन्स, मैनेज एंड मिनरल्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट से। वहीं पे कुछ दूसरे प्लांट्स की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन से। द सेल वॉल ऑफ द यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनिश्ड, यानी ख़त्म हो जाती हैं धीरे धीरे, एज द सेल मैच्योर, जैसे कि सेल मैच्योर होती हैं। देखिए जैसे ये आपका क्या हो गया, सेल हो गया, ये आपका कोई सेल हो गया, इसमें क्या होता है, ये आपका जो होगा ये प्राइमरी वॉल होगी, इसे हम प्राइमरी वॉल कहेंगे। फिर क्या आती है,
कुछ ऐसे आपकी होती हैं सेकेंडरी वॉल, ठीक है। फिर क्या आती हैं अंदर, आपकी आती हैं सेल मेम्ब्रेन आती हैं। ये आपकी प्राइमरी वॉल हो गई, ये सेकेंडरी वॉल हो गई। इन्हें जोड़ के क्या बनता है, आपकी सेल वॉल बनती है इन्हें जोड़ के। तो आज तक हम लोग को यही पता था कि सेल वॉल एक लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर या फिर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, लेकिन आज पता चला कि सेल वॉल में भी एक प्राइमरी क्या होती हैं, वॉल होती हैं, फिर क्या होती हैं, एक सेकेंडरी वॉल होती हैं। इन दोनों से मिलके क्या बनती है, आपकी सेल वॉल बनती हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ये कैपेबल होती हैं, जो प्राइमरी वॉल होती हैं कैपेबल होती हैं किसके लिए, ग्रोथ के लिए, और धीरे धीरे जो है ये डिमिनिश हो जाती हैं, यानी फिर ख़त्म हो जाती हैं। जैसे ही सेल आपका मैच्योर होगा ये वॉल ख़त्म हो जाएंगी। और सेकेंडरी वॉल इज़ फॉर्म ऑन द इनर, और सेकेंडरी वॉल क्या होती है, ये इसके अंदर होती है। ये प्राइमरी हो गया, ये आपका सेकेंडरी हो गया। तो सेकेंडरी वॉल इसके अंदर यानी इनर साइड होती हैं ऑफ दी सेल के। द मिडिल लैमेला is a layer mainly of calcium pectate which hold or glues the different neighboring cell together। और जो मिडिल लैमेला होता है ये क्या करता है, होल्ड करता है, ग्लूज यानी एड अप करता है नेबरिंग सेल्स को, जितने भी सेल्स हैं आपस में इसको क्या करेगा, ऐड करेगा। द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला मे बी ट्रांसफर्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल। तो जो सेल वॉल और मिडिल लैमेला वो क्या करता है, प्लाज्मोडेस्माटा बनाता है। इससे क्या करता है, कनेक्ट करता है सेल के साइटोप्लाज्म से। जैसे कि आपका कोई नेबरिंग सेल हो गया, यानी एक ये आपका सेल है, ये आपका सेल है, तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, सेल को कनेक्ट करता है उसके साइटोप्लाज्म में। देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये आपकी सेल हो गई, ये आपकी सेल हो गई, और जो होता है वो क्या करता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी जो ये होती है उससे क्या करता है, साइटोप्लाज्म क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। तो जो सेल टू सेल कनेक्शन होता है किससे, साइटोप्लाज्म में, उसी को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और प्लाज्मोडेस्माटा आपके आगे सेल ग्रोथ वाले चैप्टर में प्लांट फिजियोलॉजी में अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, प्राइमरी वॉल क्या है, सेकेंडरी वॉल क्या है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। पूरे 11th के चैप्टर में जितने भी चैप्टर हैं आपको सब केवल यही सब पढ़ना है घूम फिर के। तो अभी आप टेंशन मत लीजिए, ये तो आपका अभी बेसिक चल रहा है, बेसिक चैप्टर है आपका। सेल तो आप 9 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको अभी जब क्लास 11th ख़त्म होगा ना, तो आपको अच्छे से एक एक चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आज का टॉपिक इतना ही रहा। अपने वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। पढ़ते रहिए, धन्यवाद।